जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी, जिसमें आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही एक नोटिफिकेशन आया है व्यापम के द्वारा, जिसमें हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी का डेट भी घोषित कर दिया गया है 25/9/2024, मतलब सितंबर 25 में। ठीक है। और बहुत लोग के कमेंट आने शुरू हो गए कि हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपका चैप्टर कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है और चलती रहेंगी, और कंप्यूटर की क्लास तो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद भी चलते रहेगा। ठीक है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और सारे PYQ प्रश्न कराएंगे। ठीक है। सारे PYQ प्रश्न कराएंगे। हमारा फोकस मेनली ना 3-4 सब्जेक्ट पे है। एक है हमारा जो आपके जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, ठीक है, हिंदी। उसके बाद है आपका CG। ठीक है। तो कंप्यूटर से आपके 30 नंबर है, मैथ्स से आपके 25 नंबर है, हिंदी और छत्तीसगढ़ से 5-5 नंबर है। इस प्रकार से कितने नंबर हो जाएंगे आपके? 55, 60, 65 नंबर। ठीक है। समय रहा तो बहुत लोग का डिमांड है कि इंग्लिश भी पढ़ा दिया जाए, तो इंग्लिश का भी PYQ करा देंगे। ठीक है। मोस्ट सब्जेक्ट जो इंग्लिश के आने वाले होते हैं, जैसे आपके ग्रामर पार्ट से जो भी आ सकता है उसको हम करा देंगे। ठीक है। तो इतना आपको करना है। दूसरी बात, यदि हम छत्तीसगढ़ पढ़ें तो क्या पढ़ना है ये देख लीजिएगा। मैं इसीलिए आपके पास सिलेबस लेके आया हूँ, बाकी तो आपको पता है सिलेबस में क्या है। ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा क्या है, बस उसके हिसाब से चलेंगे। ये देखिए, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम जो है छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए केवल और केवल सिलेबस का उपयोग कर रहे हैं, या फिर सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, और ये सारे PYQ के फॉर्म में चलेंगे। मतलब पुराने 10 साल के पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे आपके पास लेके आएंगे। तीनों सेक्शन की इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं, है ना, जो पुराने समय के। वैसे तो उनका जितना भी चीज़ें हैं वो आपके इतिहास में, जो मॉडर्न इतिहास है वहाँ तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट आपके लेखक वगैरह से आ जाते हैं, कुछ पद्मश्री वगैरह हैं, या किन्हीं के नाम से कुछ अवार्ड दिया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम वो वाला प्रश्न भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज हम छत्तीसगढ़ स्टार्ट करेंगे केवल इतिहास वाले पार्ट को। ठीक है। यदि इतिहास पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब हम दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे। ठीक है। तो आज मिलने का कारण यही था कि हमको सिलेबस पता होना चाहिए कि CG में पढ़ना क्या है। तो CG में हम सिलेबस के हिसाब से केवल इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो इतिहास हम आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ में आज हम नामकरण से स्टार्ट करने वाले हैं कि नामकरण कैसे पड़ा छत्तीसगढ़ का। ठीक है। हम यही से स्टार्ट करेंगे कि नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक पिछले 10 साल में, ठीक है, वो सब चीज कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है। तो नामकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आज का पहला प्रश्न है नामकरण से संबंधित। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 खाली स्थान के आधार पर हुआ है। आपके ऑप्शन है 36 जाति के आधार पर, 36 किलो के आधार पर, 36 बोलियों के आधार पर, या फिर 36 रीति रिवाजों के आधार पर। तो ये रीति रिवाज तो आता नहीं है, बोली भी नहीं है। एक बार आपकी जाति हो सकती थी, क्योंकि कई बार हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो लोग आके बस गए, बाद में इसको छत्तीसगढ़ कहलाया गया। तो जाति में भी उतना हमको उसकी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो ये किला हो गया, है ना। तो ये 36 किलो के हिसाब से, ठीक है, 36 किलो के हिसाब से क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़ का नाम प्रचलन हो गया। किलो के हिसाब से मतलब 36 किलो, किलो मतलब बाहर वाला किलो नहीं, जो गढ़ होता है, गढ़, किला। ठीक है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग टाइप का होता है जहाँ पे राजा महाराजाओं के लोग निवास होता था, इसलिए इसको किला कहा गया। तो किलो के हिसाब से इसको हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। गढ़ मतलब होता है किला। ठीक है। अब इसके यदि आप देखना चाहें छत्तीसगढ़ हमको कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में ना आपको पता होगा कि एक शिवनाथ नदी है, ये शिवनाथ नदी बहती है। तो शिवनाथ नदी के उत्तर में और दक्षिण में कितने गढ़ थे? 18 गढ़ नीचे थे और 18 गढ़ ऊपर थे। ठीक है। तो एक यहाँ से प्रश्न भी आ जाएगा कि वैसा कौन सा नदी है जो छत्तीसगढ़ को बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ नदी। उसके बाद उत्तर हो जाएगा कि 18 गढ़ उत्तर में और 18 गढ़ नीचे में प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। ये आगे जाने पर हम आप उसको नाम भी बता देंगे कि कितने गढ़ थे इसमें। तो ठीक है, तो ऊपर वाले जो गढ़ थे ना, इसका मुख्यालय था रतनपुर, ठीक है। तो इसको रतनपुर वाला गढ़ बोलते हैं, रतनपुर, क्या हो जाएगा, रतनपुर गढ़। और नीचे वाले को कहते हैं रायपुर का गढ़, ठीक है, रायपुर का गढ़ जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये मान लीजिए कि ये जानकारी हमको कहाँ से मिली, कई बार प्रश्न पूछा भी जा सकता है। यदि छत्तीसगढ़ में नामकरण यदि 36 किलो के आधार पर है तो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ होगा, किन्हीं ना किन्हीं कोई ना कोई तो जानकारी उसको लिखा होगा। तो इसका यह होता है, ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी थे चीष्म, क्या थे, उसका नाम था, एक चीष्म नाम था, ठीक है, चीष्म नाम था। उसके हाथ लग गया कलचुरी काल के एक राजा थे कल्याण साय, उसकी एक जमाबंदी या फिर जमा बंदी थी जो हमेशा राजस्व के रूप में मेंटेन करते थे। उसमें लिखा है कि 36 जो छत्तीसगढ़ है या 36 ठो गढ़ है, उसमें उत्तर की ओर रतनपुर और दक्षिण की ओर रायपुर में 18 गढ़ है, वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि आपको कई बार प्रश्न पूछ दिया गया तो आपको याद होना चाहिए ये तीनों चीजें। अगला बात, कलचुरियों से संबंधित कुल खालिस्तान गढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के आधार बने। तो कितने गढ़ कलचुरियों के, 36 गढ़। हाँ, दूसरी बात आपको ये पता करना है कि जो छत्तीसगढ़ जो नामकरण है या फिर जो शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ थे, वो किस शासन काल से संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किस काल से संबंधित है, तो ये हमारे कलचुरी काल से संबंधित है, ठीक है, कलचुरी काल से ये संबंधित है। ऐसा स्पष्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा के भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किस काल संबंधित है, देखिए अगले में पता चल गया आपको कि कलचुरी से संबंधित कुल 36 गढ़ किले इस क्षेत्र के नाम रखने का आधार बने। छत्तीसगढ़ में कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद नहीं है। अब आपको 18 गढ़ लगभग याद होने चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। पावागढ़, सिंघनगढ़, कोटगढ़ या नावागढ़। तो पावागढ़ नाम का कोई नहीं था, सिंघनगढ़ है, कोटगढ़ है और नावागढ़ है, ठीक है। अब यहाँ पूरा नाम देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पूरे 36 गढ़ों का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो रतनपुर जो शिवनाथ के उत्तर में थे, उसमें रायपुर, मारो, विजयपुर, खरोदगढ़, कोटगढ़, नावागढ़, सोढ़ीगढ़, ओड़गढ़, पंडरापाट, सेमुरियागढ़, मदनपुरगढ़, चांपा, लाफागढ़, कोसगईगढ़, ठीक है, केंदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, कंडरी, करकट्टी, ये उत्तर में थे रतनपुर वाले में, याद रखना पड़ेगा आपको। रायपुर में रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरधा, मुहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, रायपुर, सिंगारगढ़, जिसको हम सिंगरगढ़ के नाम से जानते हैं, सुवरमाल और टेंगनागढ़, अलकारगढ़, ठीक है, इसको हम अकलतरा के नाम से। हाँ, कई बार पूछ दिया जाएगा कि अकलवाड़ा जो है वो किसका नाम है, तो वो अकलतरा का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 18 गढ़ के नाम है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। और याद कई बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से यदि घुमा के पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कभी घुमा पूछे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया, ठीक है, तो कौन सी थी, सुंदरलाल शर्मा, धनीधाम और दलपत राव और वीर नारायण सिंह। तो इसका नाम है दलपत राम राव। इसको कई बार इसका नाम से लोग खेले हैं, दलराम लिखे हैं, दलपत लिखे हैं। ये इन्होंने पहला उपयोग किया था पहली बार अपनी कृति में, कृति मतलब जो कविता लिखते थे उसमें, ठीक है। तो ये किसके का, अब दूसरी बात ये किससे संबंधित है, तो ये जो है लक्ष्मी निधि एक राजा थे खैरागढ़ के, क्या थे, लक्ष्मी निधि, ठीक है, लक्ष्मी निधि राजा के ये कवि थे, खैरागढ़ राजा, याद रखिएगा खैरागढ़, कई बार पूछा भी जा सकता है। खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मी निधि, जिसके दरबारी कवि थे दलपत राव। इन्होंने अपने कृति में लिखा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़िया रही। इस प्रकार के कुछ शब्द इसने उपयोग किए हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, दलराम राव, ठीक है। और इसकी रचना पूछा जाएगा या फिर कब इसको प्रकाशित किया गया या फिर कब ये मिलता है, कब लिखा गया, तो ये 1497 में लिखा गया था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, जो अभी जो हम नाम देख रहे हैं छत्तीसगढ़, है ना, इस अंचल का छत्तीसगढ़ नामकरण आधुनिक काल में रखा गया है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ इसका नाम कहीं दूर दूर से भी नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ जो नाम है हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ, मध्यकालीन ग्रंथ या किसी भी स्थल से इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो हमको वैदिक काल के हिसाब से चलना है। तो वैदिक काल के हिसाब से इसमें इसका क्या नाम था? दक्षिण कोशल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य या फिर गोंडवाना या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक काल में ये दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ मिला है? आपके वाल्मीकि रामायण में लिखा है। देखिए उत्तर कोसल आपके सरयू नदी थे ना, ये मान लेते हैं कुछ सरयू नदी है, तो ऊपर वाले को बोलते थे उत्तर कोसल, ठीक है, और नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिण कोसल। तो उत्तर कोसल जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो पिताजी हैं दशरथ, उसके अंतर्गत आता था। और क्योंकि उनकी पत्नी जो है दक्षिण से बिलोंग करती थी, उसका जो मायका था, तो उसके हिस्से में भी नीचे वाला हिस्सा आ गया। तो नीचे को कहा गया, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण कोसल के नाम से रख दिया गया। ठीक है, दक्षिण कोसल के नाम से रख दिया गया। दक्षिण कोसल जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, जहाँ के राजा भानुमत थे एवं उसकी पुत्री थी कौशल्या। राजा भानुमत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोशल के राजा दशरथ से हुआ था। इस तरह दक्षिण कोशल भी भगवान राम का ननिहाल के रूप में जाने जाना लगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में आप समझते हैं तो ये आधुनिक दिया हुआ नाम है। इसका किसी भी धर्म ग्रंथों में कोई भी उल्लेख नहीं है। एक यहाँ से कुछ खास बातें मिली है छत्तीसगढ़ नाम से। तो ये मिला है आपका प्राचीन ग्रंथ मध्यकालीन छत्तीसगढ़ नाम किसी यहाँ पे स्थल निवासियों को नहीं मिलता। कुछ मत हैं, वो लोग मानते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिसे दक्षिण कोसल कहा गया है, देखिए छत्तीसगढ़ से तो कोई नाम नहीं है, लेकिन दक्षिण कोसल कहा गया है। यह वर्तमान छत्तीसगढ़ का ही अंचल है और उत्तर कोसल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र रहा होगा, ऐसा इसका मानना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, उत्तर कोशल, पूर्व कोशल या पश्चिम कोशल? तो इसको उत्तर कोशल के नाम से जाना जाता था। किस नाम जाना जाता था? उत्तर कोशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कौन सा पढ़ना है? निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हार्स मछली के जैसा है। ठीक है, कैसे जैसा है? मछली के जैसा है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्राचीन में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हो गई। ठीक है, इसमें आपको उत्तर बताना है कि उत्तर इसका कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अ और स। ठीक है, क्योंकि दंडकारण्य कभी भी नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो अगर मानचित्र देखते हैं तो ये जो छत्तीसगढ़ का आकार है सी हार्स हिप्पोकैम्पस की तरह दिखाई देता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था, ना कि दंडकारण्य कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित को कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा था। प्राचीन में इसे दक्षिणापथ कहा गया। छत्तीसगढ़ की अपनी एक पृथक संस्कृति है। ठीक है, तो देखिए इस स्टेट में जो कथन नंबर ये स्टेटमेंट 1 है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्वी हिस्सा था। यदि आप मैप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का सच में दक्षिण पूर्वी का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ कभी भी नहीं कहा गया है छत्तीसगढ़ को, तो ये तो गलत है। छत्तीसगढ़ की एक अपनी पृथक पहचान है, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। तो इतने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और कुछ अब हम और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जैसे ये तो हो गया नाम, अगर भूगोल के हिसाब से अगर नाम देखा जाए, ठीक है, तो भूगोल के हिसाब से अगर छत्तीसगढ़ का नाम देखा जाते हैं तो इसको हम कटोरा बोलते हैं, कटोरा या फिर पात्र या फिर इसी को बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका ये पंखाकार है। ठीक है, पंखाकार है। तीसरा यहाँ बेसिन हो गया। और तस्तरी नुमा, क्या है? तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा भी कहा जाता है। कैसे? भूगोल के हिसाब से, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बीच गड्ढा है और आगे पीछे पूरे पर्वत पहाड़ है, तो एक कटोरे के समान हो गया, पंखे के समान दिखने लगा। या फिर एक तस्तरी की, तस्तरी मतलब समझते हैं हल्का ढक्कन जो ऊपर उसके जो अगर अगल बगल में यदि बॉर्डर की ओर जाएंगे थोड़ा उठा हुआ और नीचे ढलान ढका हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ कुछ पर्वत है, इसको सुक्तमत पर्वत जो सिहावा पर्वत को माना गया। सुक्तमत पर्वत
कौन से पर्वत को माना गया है? सिहावा पर्वत को। कौन खोजा? कनिंघम के द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नामकरण से अभी तक कितने प्रश्न आए हैं? हो सकता है भविष्य में और प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो इतना आपको याद करके चलना है कि ये आपका प्रश्न उत्तर बन सकता है। अब इसके जो नामकरण कौशल है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दक्षिण कौशल इसमें क्यों पड़ा होगा? ठीक है, तो नामकरण जो सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। नामकरण पुराणों व महाकाव्यों के अंचल का विवरण 36 दक्षिण कौशल के रूप में मिलता है। इसका नाम कौशल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कुशल से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुद्रित या फिर प्रसन्न होना। बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र के उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर गामस कोसली ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कोसल या कोसली नाम का एक गांव जो है मल्हार से 16 किलोमीटर की दूरी पर भी मिला है। तो इतना तथ्य आपको याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में ये काम आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।